अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर फिजिक्स का चैप्टर नंबर 6 हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। अगर मैं आपसे कहूं कि हर दफ़ा जब आप पानी उबालते हैं, अपनी गाड़ी स्टार्ट करते हैं, एयर कंडीशनर ऑन करते हैं या गर्मा गर्म चाय का कप इंजॉय कर रहे होते हैं, तो थर्मोडायनेमिक्स उस वक्त अपना काम कर रही होती है। जी हाँ, बिल्कुल। सबसे पहले देख लेते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स होती क्या है। एक्चुअली इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट स्टडीज हीट, वर्क, टेम्परेचर, एनर्जी एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशन। यानी इसमें हम पढ़ेंगे हीट एक बॉडी से दूसरी बॉडी तक मूव कैसे करती है, हीट को वर्क में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है, एनर्जी अपनी फॉर्म को कैसे चेंज करती है, और सिस्टम के मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स को डिस्कस करेंगे जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम। आगे बढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स होते क्या हैं। एक्चुअली दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द होल सिस्टम, यानी लार्ज स्केल प्रॉपर्टीज। पूरे सिस्टम की जो प्रॉपर्टी होती है उसे मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल कहते हैं। इनको इजीली हम डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए मेजर भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम थर्मोमीटर यूज करते हैं। इसी तरह माइक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स आपके सिस्टम के मॉलिक्यूल्स की इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे कि एक सिंगल मॉलिक्यूल की वेलोसिटी या मोमेंटम की बात कर लें, उसको ना हम अपनी आई से ऑब्जर्व कर सकते हैं, ना इंस्ट्रूमेंट से डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं, बल्कि स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के रूल्स को यूज करते हुए उनको कैलकुलेट किया जा सकता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने की ज़रूरत क्यों पेश आई। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में कोई भी चीज़ 100% एफिशिएंट क्यों नहीं होती, यूजफुल एनर्जी धीरे धीरे कम क्यों होती जा रही है, या क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम कोई ऐसी डिवाइस बना लें जिसमें 100% हीट को वर्क में कन्वर्ट किया जा सके विदाउट वेस्टिंग एनी पार्ट ऑफ एनर्जी, यानी ज़रा भी एनर्जी ज़ाया ना हो और हमारा सारे का सारा इनपुट 100% आउटपुट में कन्वर्ट हो सके। तो इन सारे सवालात के जवाबात हैं थर्मोडायनेमिक्स के पास। तो चलिए चलते हैं। थर्मोडायनेमिक्स की एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा वास्ट हैं। आप इंजन की बात करें, आप पावर प्लांट्स को देखें, आप मशीन्स को देख लें, आप अपने घर में चलने वाले फ्रिज को देखें, वेदर सिस्टम्स की बात करें या बायोलॉजिकल प्रोसेसेस, थर्मोडायनेमिक्स की इजारादारी हर तरफ है। जी हाँ, तो सबसे पहले हम चलते हैं हीट और टेम्परेचर के डिफरेंस पे। हीट क्या होती है और टेम्परेचर क्या होता है? हीट इज एक्चुअली द एनर्जी इन ट्रांजिट ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। ट्रांजिट लफ्ज का मतलब है फ्लो। हीट एनर्जी की वो फॉर्म है जो टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से एक बॉडी से दूसरी बॉडी की तरफ फ्लो करती है, यानी मोशन में रहती है। एक्चुअली इट इज अ टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ बॉडी। हम इसे किसी भी बॉडी के मॉलिक्यूल्स की टोटल काइनेटिक एनर्जी भी कह सकते हैं। जबकि टेम्परेचर की सिंपल डेफिनेशन जो हम जानते हैं, डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ बॉडी। बट टेम्परेचर को हम यूं भी कह सकते हैं कि इट इज द मेजर ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी हीट बॉडी के मॉलिक्यूल्स की टोटल काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी कहलाती है। देन नेक्स्ट पॉइंट, हीट को हम मेजर करते हैं जाउल्स में, कैलोरीज में या अर्ज में, ये तीनों इसके यूनिट हैं। जबकि टेम्परेचर के यूनिट्स केल्विन, सेल्सियस और फारेनहाइट। हीट डिपेंड करती है मैस पे, स्पेसिफिक हीट पे और टेम्परेचर चेंज पे, जबकि जो टेम्परेचर है वो मैस पे डिपेंड नहीं करता। आपके पास किसी बॉडी का मैस ज़्यादा हो या किसी बॉडी का मैस बहुत ज़्यादा कम हो, दोनों का टेम्परेचर सेम हो सकता है। इसी तरह हीट फ्लो करती है हॉट से कोल्ड बॉडी की तरफ जब तक थर्मल इक्विलिब्रियम अटेन ना हो जाए। इस बात का क्या मतलब है? जैसे कि आप चाय पी रहे हैं और आपने चाय का कप अपने कमरे में ला के रखा। अब आपके कमरे का टेम्परेचर है 15 डिग्री सेल्सियस, चाय के कप का टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से हीट हाई टेम्परेचर बॉडी से, यानी आपके चाय के कप से निकलेगी और लो टेम्परेचर बॉडी यानी रूम की तरफ ट्रैवल होना शुरू हो जाएगी। क्या कभी आपने देखा कि पड़े पड़े आपका चाय का कप बर्फ में तब्दील हो गया? बिल्कुल भी नहीं, बल्कि ये हीट का ट्रांसफर तब तक जारी रहेगा जबकि चाय के कप और रूम का टेम्परेचर सेम ना हो जाए, यानी दोनों जब 15 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचेंगे तो हीट का फ्लो स्टॉप हो जाएगा। इसको कहते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट, टेम्परेचर जो है इट टेल्स द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो। टेम्परेचर आपको हीट के फ्लो की डायरेक्शन बताता है। जिस बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा वहाँ से हीट निकलेगी और जिस बॉडी का टेम्परेचर कम उसकी तरफ ट्रैवल करेगी। अब हम चलते हैं फेमस काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पे। इट इज़ द वेरी ब्यूटीफुल एंड फैंटास्टिक थ्योरी अबाउट गैसेस। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस होती क्या है, बताती क्या है, फिर हम इसके पोस्टुलेट्स को डिस्कस करेंगे और लास्ट पे हम इसके पीछे की कहानी पे चलेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं व्हाट इज काइनेटिक थ्योरी। एक्चुअली इट एक्सप्लेन्स द बिहेवियर ऑफ गैसेस ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ये एक ऐसी थ्योरी है जो गैसेस के बिहेवियर को डिस्कस करेगी ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, यानी उन पार्टिकल्स की बेस पे जिससे मिलकर वो गैस बनी है। The kinetic theory is a scientific model that views gas as a collection of trillions of tiny hard spheres. हम इसे ऐसा भी कह सकते हैं कि ये एक साइंटिफिक मॉडल है जो गैस को कहती है कि ट्रिलियंस ऑफ टाइनी छोटे छोटे हार्ड स्फीयर्स से मिलकर बनी है। अब ये आगे डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली ये हार्ड स्फीयर्स है क्या चीज़। इट एक्सप्लेन्स हाउ दिस पार्टिकल्स मूव एंड व्हाई दे बिहेव द वे दे डू इन टर्म्स ऑफ हीट, प्रेशर एंड वॉल्यूम।
यानी काइनेटिक थ्योरी आपको गैस के मॉलिक्यूल्स की कंप्लीट मोशन के बारे में बताएगी, कैसे मूव करते हैं, क्यों मूव करते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, और उनसे रिलेटेड डिफरेंट टर्म्स को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट में। सबसे पहले अब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के पोस्टुलेट्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो इसका फर्स्ट वन पोस्टुलेट है परपेचुअल मोशन। गैस पार्टिकल्स आर इन कांस्टेंट मोशन, दे मूव इन स्ट्रेट लाइंस अंटिल दे कोलाइड, दे नेवर स्टॉप मूविंग एज लॉन्ग एज देयर इज हीट एनर्जी। यानी गैस के जो पार्टिकल्स हैं वो हर वक्त मोशन की फॉर्म में, हर वक्त मूव कर रहे हैं। अब वो मूव कैसे कर रहे हैं? वो स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में मूव कर रहे हैं। जब तक स्ट्रेट लाइन में मूव करते रहेंगे, जब तक वो किसी और मॉलिक्यूल से या कंटेनर की वॉल से कोलाइड ना करें। उनकी मोशन कब तक स्टॉप नहीं होगी? जब तक उनके पास हीट एनर्जी मौजूद है। नाउ द नेक्स्ट वन पोस्टुलेट इज रैंडम chaos। अब हमने देखा कि गैस मॉलिक्यूल्स मूव तो करते हैं, हर वक्त कांस्टेंट मोशन की फॉर्म में तो होते हैं, लेकिन अब उनकी मोशन है कैसी? क्या हम उनकी डायरेक्शन को प्रिडिक्ट कर सकते हैं? तो द मूवमेंट इज कंप्लीटली अनप्रेडिक्टेबल, यानी हम उनकी मूवमेंट और उनकी डायरेक्शन को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। पार्टिकल्स गो एवरीवेयर विद इक्वल प्रोबेबिलिटी। पार्टिकल किसी भी डायरेक्शन में इक्वल प्रोबेबिलिटी से जा सकते, यानी मैं ये नहीं बता सकती कि वो इस वक्त लेफ्ट मूव करेगा, राइट जाएगा, ऊपर नीचे, दाएं या बाएं। नेक्स्ट पोस्टुलेट, दे आर मूविंग विद वेरी हाई वेलोसिटी। गैस के मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है। देयर स्पीड इज इनक्रेडिबल, दे ऑफन मूव फास्टर देन द स्पीड ऑफ साउंड। आवाज़ की रफ्तार से भी ज़्यादा तेज मूव करते हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पोस्टुलेट पे, मोस्टली एम्प्टी स्पेस एंड नेग्लेजिबल वॉल्यूम ऑफ गैस पार्टिकल्स। यानी गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो जिस भी कंटेनर में मौजूद होते हैं, तो उस कंटेनर में ज़्यादा स्पेस आपके पास एम्प्टी होती है और हम गैस के मॉलिक्यूल्स के अपने वॉल्यूम को नेग्लेक्ट करते हैं। ऐसा कैसे पॉसिबल है? एक्चुअली गैस पार्टिकल्स का जो अपना साइज है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है। किसके मुकाबले में? उनके दरमियान पाए जाने वाले डिस्टेंस के मुकाबले में। द एक्चुअल साइज ऑफ अ गैस पार्टिकल इज एक्सट्रीमली स्मॉल कंपेयर टू द मैसिव डिस्टेंसेस बिटवीन देम। यानी इस बात का क्या मतलब है? पार्टिकल खुद तो बहुत छोटे हैं, लेकिन उनके दरमियान मौजूद फासला उनके साइज के मुकाबले में कई गुना ज्यादा है। पार्टिकल्स आर वेरी फार अपार्ट, यानी वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर है। दिस इज वाई गैसेस कैन बी स्क्वीज्ड इजीली। यही वजह है कि हम गैसेस को आसानी से कंप्रेस कर सकते हैं। जैसे ही हम उनको दबाते हैं वो स्पेसेस कम होती जाती हैं और मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आना शुरू कर देते हैं। द वॉल्यूम ऑफ द पार्टिकल्स देमसेल्व्स is considered zero compared to the total gas volume. This point is very important. यानी अगर हम गैस के पार्टिकल्स का अपना वॉल्यूम कंसीडर करें तो वो ओवरऑल गैस के वॉल्यूम के मुकाबले में बिल्कुल ना होने के बराबर होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि उनका अपना वॉल्यूम ओवरऑल गैस के मुकाबले में जीरो है। मिसाल के तौर पर एक बहुत बड़ा ग्राउंड है और उसका टोटल डिस्टेंस उसके दो एंड्स का 1000 किलोमीटर है। उसके एक किनारे पे आपको खड़ा कर दिया जाए और 1000 किलोमीटर के फासले पे दूसरे किनारे पे आपकी फ्रेंड को खड़ा कर दिया जाए। अब मुझे बताइए कि आप दोनों के दरमियान मौजूद डिस्टेंस यानी 1000 किलोमीटर आपके साइज के मुकाबले में कितना ही ज्यादा है। तो हम इसीलिए कहते हैं कि बिल्कुल एज इट इज सेम, यही गैस का रूल है। नेक्स्ट पोस्टुलेट कि गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान किसी तरह की कोई अट्रैक्शन नहीं होती। गैस पार्टिकल्स आर लाइक स्ट्रेंजर्स इन अ क्राउड, बिल्कुल ऐसे जैसे कि हजूम में भी एक दूसरे को जानते नहीं हैं। दे हैव जीरो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस बिटवीन देम। एक्चुअली हमने देखा कि गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से इतने ज़्यादा दूर होते हैं कि इनके दरमियान किसी तरह का इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन नहीं होता, ना ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं ना रिपेल करते हैं। दीज आर एक्चुअली इंडिपेंडेंट एंटिटीज। दे डू नॉट स्टिक टुगेदर टू फॉर्म लिक्विड्स अनलेस दे आर कूल्ड एंड स्लोड डाउन ड्रास्टिकली। ये एक दूसरे से स्टिक नहीं करती जब तक कि इनको एकदम अचानक से बहुत ज़्यादा कूल या स्लो डाउन ना कर दिया जाए। नाउ नेक्स्ट पोस्टुलेट इज इलास्टिक कोलिजन्स। When particles hit each other or the wall, the collision is perfectly elastic. गैस के पार्टिकल्स जब आपस में कोलाइड करते हैं या कंटेनर की वॉल्स के साथ कोलाइड करते हैं तो ये कोलिजन हमारे पास परफेक्टली इलास्टिक होती है। इलास्टिक कोलिजन का क्या मतलब? इलास्टिक कोलिजन वो कोलिजन होती है जिसमें काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बोथ आर कंजर्व्ड, यानी काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहती है एंड मोमेंटम भी कंजर्व रहता है। सो नो काइनेटिक एनर्जी इज लॉस्ट ड्यूरिंग द कोलिजन। अब जब एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को हिट करता है तो ऑब्वियस सी बात है वो अपनी एनर्जी दूसरे मॉलिक्यूल को ट्रांसफर करता है, एनर्जी भी, मोमेंटम भी, स्पीड भी। बट यहाँ पे हम ओवरऑल सिस्टम के मोमेंटम की बात कर रहे हैं। एक मॉलिक्यूल ने अपनी एनर्जी दूसरे को ट्रांसफर की, दूसरे ने तीसरे को, लेकिन अगर मैं एज अ होल सिस्टम की एनर्जी देखूँ या मोमेंटम देखूँ तो वो कंजर्व ही रहेगा। टोटल एनर्जी रिमेन्स कॉन्स्टेंट, दे डोंट स्टिक और लूज स्पीड अपॉन इम्पैक्ट। नाउ द नेक्स्ट पोस्टुलेट इज अबाउट टेम्परेचर। जैसा कि हम पीछे पढ़ के आए हैं कि टेम्परेचर इज एक्चुअली द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। सो टेम्परेचर इज सिंपली द मेजर ऑफ हाउ फास्ट गैस पार्टिकल्स आर मूविंग ऑन एवरेज। यानी टेम्परेचर का ताल्लुक मॉलिक्यूल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी से। हायर टेम्परेचर का मतलब हायर काइनेटिक एनर्जी। हीट एक्ट्स लाइक फ्यूल दैट मेक्स देम जिप अराउंड फास्टर। टेम्परेचर इंक्रीज कैसे करता है? जब हम सिस्टम में हीट ऐड करते हैं। तो सिंपली जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे मॉलिक्यूल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी यानी उनकी स्पीड बढ़ जाएगी। एट एब्सोल्यूट जीरोस यानी जीरो केल्विन, एब्सोल्यूट जीरो -273 डिग्री सेल्सियस को भी कहते हैं। एब्सोल्यूट जीरो पे ऑल मॉलिक्यूलर मोशन कंप्लीटली स्टॉप्स। मॉलिक्यूल्स की मोशन मुकम्मल तौर पे स्टॉप हो जाती है।
एक्चुअली रियल में ऐसा होता नहीं है, थोड़ी बहुत मोशन मेंटेन रहती है, लेकिन थ्योरेटिकली हम यही कहते हैं कि मॉलिक्यूल्स की मोशन कंप्लीटली स्टॉप हो जाती है, वो बिल्कुल रेस्ट पे आ जाते हैं। नाउ अब एवरेज काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला देख लेते हैं, रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड एवरेज काइनेटिक एनर्जी। एवरेज काइनेटिक एनर्जी सिर्फ और सिर्फ एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल 3/2 kT। 3/2 भी यहाँ पे कांस्टेंट है, के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। अगर मैं कांस्टेंट को यहाँ से स्किप करके प्रोपोर्शनैलिटी का साइन डालूं, सो दिस फार्मूला इज सेइंग दैट काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। इसका प्रूफ हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। हाउ प्रेशर इज क्रिएटेड। अब प्रेशर का पोस्टुलेट कि प्रेशर एक्चुअली चीज क्या है और ये क्रिएट कैसे होता है। प्रेशर इज इक्वल द इम्पैक्ट फोर्स पर यूनिट एरिया। हर टाइम जब पार्टिकल कंटेनर की वॉल के साथ हिट करता है तो एक्चुअली वो उस पर फोर्स लगा रहा होता है। दैट फोर्स पर यूनिट एरिया इज द pressure. Billions of these tiny hammer hits every second are what we feel as gas pressure. बिल्कुल इसी तरह जैसे आप एक हथौड़ी से दीवार को बार बार हिट करें। ज़्यादा collisions means more pressure, कम collisions means less pressure. Now the next postulate is negligible collision time. The time spent during a collision is negligible compared to the time spent traveling between the collisions. Essentially the bounce happens instantly. इस बात का क्या मतलब है कि कोलिजन का जो टाइम होता है वो दो कोलिजन्स के दरमियान वाले टाइम के मुकाबले में बहुत ज़्यादा कम होता है। यानी दो मॉलिक्यूल जब आपस में टकराते हैं तो ये बाउंस एकदम अचानक से होता है। मिसाल के तौर पर आपको समझाने के लिए, जैसे एक मॉलिक्यूल ने दूसरे मॉलिक्यूल को हिट किया, हिटिंग का टाइम था 0.1 नैनोसेकंड। हिट करने के बाद अब नेक्स्ट कोलिजन के दौरान वाला जो टाइम है, फर्ज करें वो 5 सेकंड के बाद अब नेक्स्ट मॉलिक्यूल से जाके कोलाइड करेगा। सो ये 5 सेकंड का टाइम और 0.1 नैनोसेकंड के टाइम को कंपेयर करें तो मैं कहूँगी कि कॉन्टैक्ट टाइम इज ऑलमोस्ट नेग्लेजिबल एज कम्पेयर टू द टाइम बिटवीन द कोलिजन्स। इसका मतलब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि गैस पार्टिकल्स की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है और चूंकि ये हार्ड स्फीयर्स हैं, जैसे ही जो कोलाइड करते हैं ना ये डिफॉर्म होते हैं ना ये स्टिक होते हैं, जिसकी वजह से फ़ौरन से टकरा के एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स चलिए अब सुनते हैं काइनेटिक थ्योरी के पीछे छुपी हुई अमेजिंग स्टोरी को। इमेजिन करें अभी आप अपने रूम में बैठे हुए हैं और 1 ट्रिलियन एयर बुलेट्स आके आपके फेस को हिट कर रही हैं, वो भी नॉर्मल स्पीड से नहीं बल्कि 500 मीटर पर सेकेंड यानी 1800 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, यानी एक जेट की स्पीड से भी ज़्यादा तेज। एंड यू कांट इवन फील इट, और आपको महसूस भी नहीं हो रहा। इजंट इट अमेजिंग? जी हाँ। तो सबसे पहले ये आइडिया किसके जहन में आया? 1738 में डैनियल बर्नौली ने सोचा कि एक्चुअली प्रेशर क्या चीज़ है। वो प्रेशर पर काम कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रेशर इज एक्चुअली द मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर पंचिंग द वॉल्स, यानी एयर के मॉलिक्यूल्स कंटेनर की वॉल्स को हर लम्हा पंच कर रहे हैं और यही प्रेशर कहलाता है। आइडिया क्या था कि गैसेज आर नॉट स्टैटिक, दे आर मेड ऑफ काउंटलेस टाइनी पार्टिकल्स इन रैपिड रैंडम मोशन एंड एयर प्रेशर इज कॉज्ड बाय बिलियंस ऑफ टाइनी इम्पैक्ट्स ऑन द वॉल्स। अब उस वक्त की पब्लिक का रिस्पॉन्स क्या था? देयर वाज कंप्लीट साइलेंस। किसी ने उनके आइडिया को सीरियस नहीं लिया, उसको एक्सेप्ट नहीं किया। क्यों? क्योंकि उस वक्त कैलोरिक थ्योरी बहुत ज़्यादा फेमस थी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हीट जो थी इट इज़ एक्चुअली द लिक्विड। हीट को लिक्विड माना जाता था, इनविजिबल लिक्विड जो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होता था। और मॉलिक्यूल्स का कंसेप्ट तो किसी के पास था ही नहीं कि व्हाट आर द मॉलिक्यूल्स, सो किसी ने उनकी बात को नहीं माना। अच्छा, अब इस थ्योरी के कुछ फॉरगॉटन पायनियर्स हैं। उनमें हमारे पास आते हैं जॉन हेरापेथ। जॉन हेरापेथ ने पार्टिकल्स एंड टेम्परेचर का ताल्लुक बताया मोमेंटम के साथ, यानी उन्होंने टेम्परेचर को मोमेंटम के साथ जोड़ दिया। इनका आइडिया दुरुस्त नहीं था। मैथमेटिकल वर्क जो उन्होंने किया वो भी इतना ज़्यादा दुरुस्त नहीं था। इनके बाद आए जॉन वाटरसन। उन्होंने इस फार्मूला को करेक्ट किया। उन्होंने टेम्परेचर का ताल्लुक बताया एवरेज काइनेटिक एनर्जी से एंड दैट वाज करेक्ट। 1857 में रुडोल्फ क्लॉसियस ने मीन फ्री पाथ का आइडिया दिया। इसके बाद 1860 से 1870 के दौरान दो साइंटिस्ट मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन ने इस पर बहुत काम किया। मैक्सवेल ने बताया कि गैस के मॉलिक्यूल्स की स्पीड सेम नहीं होती, कुछ मॉलिक्यूल्स की स्पीड कम और कुछ मॉलिक्यूल्स की स्पीड ज़्यादा होती है। उन्होंने इस पर एक कर्व दिया। इसके बाद बोल्ट्जमैन ने स्पीड के बजाय यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का लफ्ज़ यूज़ किया। तो इन दोनों की कंट्रीब्यूशन से एक कर्व आया जिसे मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन या मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व भी कहते हैं। अब इस कर्व के अकॉर्डिंग कुछ पार्टिकल्स कम स्पीड वाले, कुछ ज़्यादा स्पीड वाले और कुछ मिडल रेंज में होते हैं। जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो पीक राइट साइड पे शिफ्ट हो जाती है। इस बात का क्या मतलब है? आपको नजर आ रहा है कि ग्राफ में एक्स एक्सिस पे हमारे पास स्पीड और वाई एक्सिस पे पार्टिकल काउंट यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यानी कितने पार्टिकल्स मौजूद होंगे। तो टेम्परेचर बढ़ाने से ग्राफ की पीक राइट साइड पे शिफ्ट हुई, मतलब पार्टिकल्स की स्पीड इंक्रीज हो गई। दूसरा काम, पीक तो राइट साइड पे शिफ्ट हुई लेकिन पीक की लेंथ थोड़ी डिक्रीज हो गई। इसका मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करने से स्पीड डिफरेंट पार्टिकल्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गई। तो ये इनका बेसिक आइडिया था। मैक्सवेल के बाद बोल्ट्जमैन ने इस पर बहुत ज़्यादा काम किया और इसके अलावा उन्होंने बर्नौली के आइडिया को फुली सपोर्ट किया कि वाकई मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट करते हैं। बट उस ज़माने के लोगों ने, साइंटिस्ट ने उनकी बात को नहीं माना। इतने साल तक वो इस चीज़ पे काम करते रहे लेकिन किसी ने उनको सीरियस नहीं लिया। आखिरकार रिजेक्शन की वजह से तंग आकर उन्होंने अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर ली।
1905 में आइंस्टाइन ने आखिर इस बहस को खत्म किया। आइंस्टाइन ने प्रूव कर दिया कि वाकई ही मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट करते हैं। उन्होंने कहा कि अगर पोलन इधर उधर आगे पीछे मूव कर रहा है, यानी जिगजैग मोशन, जिसे ब्राउनियन मोशन का नाम दिया गया था, तो इसका ये मतलब नहीं कि पोलन के ज़र्रात जिंदा हैं, बल्कि इसका ये मतलब है कि कोई ऐसी चीज़ है जो उनको बार बार हिट कर रही है, पंच कर रही है, और वो चीज़ एक्चुअली द इनविजिबल मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है। 1905 पे उन्होंने ब्राउनियन मोशन पे एक पेपर भी लिखा। इसके बाद जैन पेरिन ने आइंस्टाइन के आइडिया को एक्सपेरिमेंटली प्रूफ भी करके दिखा दिया। उन्होंने भी कहा कि वाकई ये वाटर मॉलिक्यूल्स हैं जो इन ज़रात को मूव करवा रहे हैं, और आइंस्टाइन के आइडिया को लेते हुए उन्होंने ये भी प्रूव कर दिया कि एक मोल में 6.02 एक्सपोनेंट 23 पार्टिकल्स होते हैं। मतलब पेरिन वो फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने एवोगैड्रोस नंबर को कंफर्म किया था। नेक्स्ट, अब हम दोबारा से अपनी स्टोरी का गो थ्रू करते हैं। सबसे पहले जीनियस आइडिया किसको आया? बर्नौली को, जिसको क्रेजी आइडिया का नाम दिया गया कि एयर इज एक्चुअली द टाइनी बिलियर्ड बॉल्स। ही सेड कि प्रेशर इज एक्चुअली द मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर पंचिंग द वॉल्स। इसके बाद मैक्सवेल का डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। मैक्सवेल ने कहा मैंने मॉलिक्यूल्स को देखा तो नहीं है, लेकिन बात ये है कि गैस के मॉलिक्यूल्स की स्पीड डिफरेंट है, कुछ की ज्यादा कुछ की कम। बोल्ट्जमैन ने स्पीड के बजाय काइनेटिक एनर्जी का नाम लिया, और इसके अलावा बोल्ट्जमैन ने स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटीज पे भी काफी काम किया। एंट्रोपी का कंसेप्ट भी दिया कि डिसऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूल्स को एंट्रोपी कहा जाता है। और 1905 में आइंस्टाइन ने इसको प्रूव कर दिया। ब्राउनियन मोशन प्रूव्ड दैट मॉलिक्यूल्स एक्चुअली एग्जिस्ट। और फिर पेरिन ने इसको एक्सपेरिमेंटली आइंस्टाइन की बात को प्रूव करके बताया, जिसपे उनको नोबेल प्राइज भी मिला। तो कहानी शुरू हुई बर्नौली के क्रेजी आइडिया से, और चलते चलते ये एंड हुई नोबेल प्राइज पे। तो अब आप इमेजिन करें जरा कि आपकी गाड़ी के टायर में सिर्फ हवा मौजूद नहीं, बल्कि ये ट्रिलियंस ऑफ टाइनी बुलेट्स का मैदान जंग बना हुआ है। होप सो आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।